नमस्कार दोस्तों, स्मार्ट लर्निंग कैंपस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आप सभी को मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो दोस्तों, आज ये सीडीपी का हमारा प्रैक्टिस सेट 8 है। इससे पहले हम 7 प्रैक्टिस सेट लगा चुके हैं। अगर आपने नहीं लगाया हो तो ज़रूर देख लें। और दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो हमारी वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें। तो चलिए दोस्तों, अधिक देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यह हमारा देखिए पहला क्वेश्चन है, द कोर्स ऑफ डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन इज। अब देखिए, बच्चों के विकास की प्रक्रिया किस प्रकार की होती है। हम लोग कितनी बार ये क्वेश्चन कर चुके हैं। पहला ऑप्शन है एक समान। देखिए, एक समान नहीं होती है तो गलत हो गया, पहला ऑप्शन गलत है। एक समान, देखिए ये भी गलत है, एक समान नहीं होती। व्यक्तिगत, देखिए हाँ व्यक्तिगत तो होती है। और व्यक्तिगत और डिसऑर्डरली नहीं होती है, अवस्थित नहीं होती। जब आपको हिंदी के वर्ड कम समझ में आए तो आप इंग्लिश का भी यूज़ करके ऑप्शन को देखें क्या है सही क्या है गलत। दोस्तों, यहाँ पर एक ही ऑप्शन सही है कि व्यक्तिगत और सीक्वेंसली, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। यस, आजकल सिद्धांतकार क्रांतिक अवस्था के बजाय संवेदनशील अवधि का प्रयोग करते हैं, क्योंकि theorists now prefer to refer to certain periods as sensitive period rather than critical periods in recognition that। अब देखिए दोस्तों, ये हम ऑप्शन पढ़ेंगे और पता करेंगे कौन सा ऑप्शन सही कौन सा गलत है। विकास की प्रकृति गतिशील है, बिल्कुल पॉजिटिव बात है, ठीक है। विकास केवल अनुवांशिकता से निर्धारित है, देखिए ये तो बिल्कुल नेगेटिव पॉइंट है, ऑप्शन गलत है ये। विकास केवल पर्यावरण द्वारा, गलत है ऑप्शन। विकास स्थिर और नियत है। अब देखिए, विकास स्थिर कैसे हो सकता है, तो ये भी गलत है। एक ही ऑप्शन सही है कि विकास की प्रकृति गतिशील है और आजकल सिद्धांतकार क्रांतिक अवस्था पर संवेदनशील अवधि का प्रयोग करते हैं, इसी वजह से कि विकास की प्रगति जो है वो प्रगतिशील है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 ये रहा, इंग्लिश और हिंदी वाले दोनों देख लें। नरेश एंड मुकेश आर इन द सेम एज ग्रुप yet they show differences in social cognitive development, it is due to which of the following। अब देखिए दोस्तों, नरेश और मुकेश उम्र में लगभग बराबर, लेकिन दोनों का संज्ञानात्मक सामाजिक विकास में अंतर है, यह किस सिद्धांत कारण है। अब देखिए, शीर्षगामी सिद्धांत, सिर से पैर की ओर, ये तो बिल्कुल गलत है। समीप दूराभिमुख, ये होता है केंद्र से किनारों की ओर, तो ये भी गलत है, सिद्धांत यहाँ पर नहीं लग रहा। व्यक्तिगत भिन्नताओं का सिद्धांत, यस दोस्तों, यहाँ पर व्यक्तिगत भिन्नता ही है कि लगभग समान उम्र के तो हैं लेकिन उनमें संज्ञानात्मक व सामाजिक विकास में अंतर है, तो यहाँ पर व्यक्तिगत भिन्नता है। चौथा, एक रूपता का सिद्धांत, यहाँ एक रूपता नहीं बल्कि तो व्यक्तिगत भिन्नता। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। कितना सरल क्वेश्चन था ये। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। इंग्लिश वाले देख लें, अब बढ़ते हैं हिंदी वाले क्वेश्चन की तरफ। यस, बच्चों के विकासात्मक प्रतिमान की उपलब्धि में देरी के लिए सीधे आनुवंशिकता को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। देखिए दोस्तों, किसी भी बच्चे की किसी भी चीज़ के लिए केवल आनुवंशिकता को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकता, ये तो पॉइंट बिल्कुल गलत है, सरासर गलत है। इसका रीज़न पढ़ते हैं। पर्यावरणीय कारक विकास में कोई भूमिका नहीं निभाते हैं। देखिए, हम लोग जब से पढ़ते चले आ रहे हैं, इतने प्रैक्टिस सेट लगाए, लेकिन हमें कभी किसी एक को महत्व नहीं देना है। ये हमने सीखा है कि दोनों की, यानी पर्यावरण और आनुवंशिकता दोनों की अंतःक्रिया से ही जो विकास संभव हो सकता है। तो यहाँ पर ये भी पॉइंट गलत है, बिल्कुल नकारात्मक है। इस वजह से जो हमारा ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी ए और आर दोनों गलत। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन है, बच्चों का समाजीकरण, सोशलाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन इज। अब देखिए दोस्तों, ऑप्शन क्या दिए, एक सरल और रैखिक प्रक्रिया। देखिए, समाजीकरण सरल और रैखिक प्रक्रिया नहीं, ठीक है, रैखिक प्रक्रिया तो लीनियर प्रोसेस नहीं है। एक व्यवस्थित और सुव्यवस्थित प्रक्रिया है, हाँ ये पॉइंट पॉजिटिव है। एक जटिल और बहुआयामी प्रक्रिया है, ये भी देखिए पॉजिटिव पॉइंट है, क्योंकि बिल्कुल सही बात कही है कि एक जटिल प्रक्रिया और बहुआयामी। एक निश्चित और स्थिर, अब देखिए यहाँ फिक्स्डनेस जहाँ आ जाएगी वो हमारा आंसर नहीं हो सकता, तो यहाँ पर ये तो नहीं हो सकता, ठीक, ये तो गलत है, ये ऑप्शन गलत हो गया। ऑप्शन, दो ऑप्शन है हमारे पास, एक व्यवस्थित और सुव्यवस्थित है और एक जटिल। अब देखिए, जो सामाजिकरण है तो ये बहुआयामी प्रक्रिया, तो बात बिल्कुल सही है, लेकिन अब देखिए यहाँ पर व्यवस्थित है, जटिल है। अब देखिए दोस्तों, जो बालक होता है, बच्चा होता है, उसको समाजीकरण जटिल उसका इसलिए होता है दोस्तों, क्योंकि वह दूसरों के साथ संबंध स्थापित करेगा, माता पिता जैसे जैसे बड़ा होगा, माता पिता के साथ समाजीकरण, और
मीडिया, उसके परिवार, इन सब से जो वो समाजीकरण करता है तो ये उसके लिए बहुत जटिल हो जाता है। मतलब समाजीकरण जटिल प्रक्रिया होती है किसी भी बच्चे के लिए। समाजीकरण एक जटिल प्रक्रिया है, सरल प्रक्रिया नहीं है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 3 ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर सेकंड भी ठीक है, पॉजिटिव है, लेकिन यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर 3 है वो ज़्यादा सही है। क्योंकि जो समाजीकरण है, विकास, देखिए विकास एक व्यवस्थित और बहुआयामी हो सकता है, लेकिन जो समाजीकरण है वो एक जटिल प्रक्रिया है। इसलिए ऑप्शन नंबर 3 ज़्यादा सही होगा। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। ये देख लीजिए क्वेश्चन। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। संज्ञानात्मक विकास के किस चरण में बच्चे अनुमान लगाने व अमूर्त चिंतन करने के कौशल हासिल कर लेते हैं? अब देखिए दोस्तों, जीन पियाजे की वही 4 अवस्थाएं जो कितनी सरल है, हम लोग कितनी बार डिस्कस कर चुके हैं। संवेदी चालक में बच्चा केवल सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल करता है। पूर्व संक्रियात्मक में बच्चा प्रतीकात्मक खेल खेलने लगता है, ठीक है, खेल खेलने लगता है, अनुपात का अंतर नहीं कर पाता। इसमें मूर्त संक्रियाएं करने लगता है, जोड़ घटाना गुणा भाग करने लगता है। लेकिन औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था होती है, इसमें अमूर्त चिंतन वो करने लगता है दोस्तों। तो यही हमारे ऑप्शन का राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि अमूर्त चिंतन की बात करिए तो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। देखिए, जा पियाजे लिखा है, जीन पियाजे थ्योरी। जीन पियाजे के सिद्धांत में डैश जब बच्चा नए अनुभव के लिए मौजूदा स्कीमा को संशोधित करता है तो अब प्रक्रिया क्या कहलाती है? दोस्तों, इससे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं। जब बच्चे के मन में कोई भी फैक्ट होता है या फिर कोई भी बात करें कॉन्सेप्ट होता है, तो दोस्तों वो डे बाय डे या कभी ना कभी उस कंसेप्ट को और अच्छे से सीखता है कि उसमें कुछ सुधार, जैसे उसने देखा उसका कंसेप्ट कहीं गलत हुआ तो उसमें कुछ जो त्रुटियां उसके पहले से बैठी हुई थी उनको सुधारने का प्रयास करता है। तो उसके स्कीमा को संशोधित करता है, अपने दिमाग में जो कॉन्सेप्ट है उसको सही करता है, जहाँ पर गलती थी उसको सही करता है। इस कंसेप्ट को बोलते हैं, इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हम लोगों ने पढ़ा था समायोजन। क्या बोलते हैं दोस्तों? समायोजन। तो देखिए, संगठन कोई सिद्धांत नहीं है, अभिसंज्ञान नहीं है, पाठ देखिए ये तो लेव वाइगोस्की का है। तो यहाँ पर तीनों ऑप्शन गलत हो गया। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। याद रखेंगे कि मौजूदा स्कीमा में संशोधन करना ही क्या कहलाता है? समायोजन। तो ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। जीन पियाजे के अनुसार आत्मकेंद्रिता के क्या मायने? अब देखिए दोस्तों, 2 टर्म है, एक होता आत्मकेंद्रीकरण, आत्मकेंद्रीकरण, ठीक, और एक था निजी वाक। ये है निजी वाक। अब देखिए दोस्तों, दोनों टर्म सेम ही हैं, बस ये दिया था जीन पियाजे ने और ये दिया था लेवाइगोस्की ने। इन दोनों टर्म का मतलब बस ये है कि बच्चा खुद से बात करके सेल्फ डिसीजन लेने के लिए अपने पर निर्भर रहता है, अपने पर केंद्रित रहता है, खुद पर केंद्रित रहता है। अब देखते हैं, किसी स्थिति में एक से ज़्यादा आयाम पर विचार करने की क्षमता है, तो गलत हो गया। सोच प्रक्रिया को मानसिक संरचनाओं के आधार पर संगठित करना, ये भी हमारा आंसर नहीं है, क्योंकि हमें आत्मनिंदा की क्या मैंने पूछा है। मौजूदा स्कीमा का उपयोग करते हुए संसार की समझ बनाना, देखिए ये भी गलत है। दूसरे के अनुभवों व सांसारिक दृष्टिकोण को अपनी दृष्टि से देखने की प्रवृत्ति, यस बिल्कुल सही, कि अपनी दृष्टि से देखने की प्रवृत्ति इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। ले वाइगोस्की के अनुसार डैश का संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण योगदान है? किसका संज्ञानात्मक महत्वपूर्ण योगदान है? अब देखिए, अनुबंधन का सिद्धांत ले वाइगोस्की का नहीं है, पुनर्बलन सीएल हल का है, सांस्कृतिक परिवेश, यस उन्होंने यही कहा ले वाइगोस्की ने कि दोस्तों बच्चा समाज में रहकर सबसे बेहतर सीखेगा। इस द यही बात बिल्कुल सही। स्कीमा ये जीन पियाजे का टर्म है, तो यहाँ पर ये ऑप्शन नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। यस दोस्तों, अब देखिए दोस्तों, लेव वाइगोस्की के सिद्धांतों पर आधारित कक्षा में किसको महत्ता दी जाएगी? अब देखिए, लेव वाइगोस्की के सिद्धांत की अगर बात करें तो उन्होंने रटने को तो कभी नहीं कहा, ऑप्शन नंबर 1 गलत हो जाएगा। सहयोगात्मक सीखने को, यस पॉइंट बिल्कुल पॉजिटिव है। इनाम व सजा के उपयोग को, प्रतिक्रियाओं के निबंधन को। अब देखिए, यहाँ पर इस बात पर लेव वाइगोस्की ने बहुत ज़्यादा जोर दिया, जो कि ऑप्शन नंबर 2 है, यही इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। हाउ मैनी स्टेजेस ऑफ मोरल डेवलपमेंट डज लॉरेंस कोहलबर्ग पर्पस इन हिज थ्योरी? अब देखिए दोस्तों, लॉरेंस कोहलबर्ग ने अपने सिद्धांत में नैतिक विकास के कितने चरण प्रतिपादित किए हैं? देखिए दोस्तों, कितना सरल क्वेश्चन पूछा है। हम सभी जानते हैं, हम सभी पढ़ चुके हैं कि लॉरेंस कोहलबर्ग ने नैतिक सिद्धांत के 3 स्तर दिए थे। स्तर कितने दिए थे? स्तर 3 थे, लेकिन हर स्तर में
दो दो क्या थे, दो दो चरण थे, हर स्तर में दो दो चरण, तो हो गए कितने चरण, तो 2 × 3 बराबर कितना हो जाएगा, कितने चरण, 6 चरण। स्तर 2, सॉरी स्तर 3 और चरण कितने, चरण हो जाएंगे, हर स्तर में 2 चरण थे तो टोटल चरण हो जाएंगे 6। तो अगर स्तर पूछे तो 3 बताएंगे और चरण पूछे तो 6। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। यस दोस्तों, अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर है कोहल वर्ग के नैतिक विकास के किस चरण में व्यक्तियों का मानना है कि सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए निश्चित नियमों का पालन किया जाना चाहिए। अब देखिए दोस्तों, यहाँ हम पीछे भी हमने देखा कोहल वर्ग के 3 स्तर और उसके 6 चरण। देखिए किसमें वो यह मानने लगता है कि सामाजिक व्यवस्था जो बनाए रखने के लिए निश्चित नियम जो बनाए गए हैं वो ज़रूरी है पालन करना। देखिए दोस्तों, हमने आपको बताया था पहला जो स्तर है उसमें बच्चा दंड के भय से डर कर कोई गलत काम नहीं करता। दूसरी चीज़ जैसे को तैसा वाला, कि जैसे को तैसा, जो जैसा करेगा उसके लिए वैसा करेगा। ठीक, दूसरे स्तर में वो यह सीखता है, दूसरे स्तर में कि उसे जो कानून व्यवस्था उसे सबसे सही लगती है कि अगर हमें यहाँ पर सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखना है तो कानून का पालन करना पड़ेगा, कानून का पालन। अब देखिए दोस्त, तीसरी जो चरण है, तीसरा स्तर है, उसमें वह यह जान जाता है कि ज़रूरी नहीं है कि कानून के बनाए गए नियम ही सही हो, हम अपने नियम खुद बनाएंगे बशर्ते किसी को नुकसान ना हो। दोस्तों इस बात में हमने ये पढ़ा था, लेकिन यहाँ पर कह रहा है सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए निश्चित नियमों का पालन किया जाना चाहिए। अब देखिए यांत्रिक सापेक्षिकी, देखिए चरण पहला ये तो हो नहीं सकता, सजा और आज्ञाकारिता अभिविन्यास, ये भी चरण पहला, ये भी नहीं हो सकता। अब देखिए अच्छा लड़की अच्छा लड़का अभिविन्यास, चरण 2 है तो, लेकिन यहाँ पर ये कानून और नियम व्यवस्था का पालन नहीं करता है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, कानून और व्यवस्था अभिविन्यास। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। पहले भी हम लोग ये क्वेश्चन कर चुके हैं, सेम क्वेश्चन ऐसे ही कर चुके हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। हार्वर्ड गार्डनर के सिद्धांत के अनुसार नर्तकियों, धावकों, अभिनेताओं के पास कौन सी बुद्धि होती है। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहला ऑप्शन है स्थानिक बुद्धि। स्थानिक बुद्धि देखिए दोस्तों उनकी होती है जो चित्रकार, मूर्तिकार टाइप, जैसे स्थानिक, उन्हें चित्र देखकर बता देंगे कहाँ का कहाँ का है। और मूर्तिकार होते हैं, मतलब ये वो मूर्ति देखकर बता देंगे कि ये कितनी पुरानी है या उसके बारे में सारी जानकारी। तो ये होती है स्थानिक बुद्धि। भाषाई बुद्धि, जो भाषा पर बहुत बल देते हैं, जैसे कि अध्यापक, ठीक है, ये अपने भाषा के दम पर सब कुछ काम करते हैं। वकील, ये सब भाषाई बुद्धि के एग्जाम्पल हैं। एक देखिए शारीरिक गति संवेदना बुद्धि, हाँ ये बुद्धि जो होती है ये नर्तकियों, धावकों और अभिनेताओं के पास होती है, ठीक है, अपने शारीरिक बल से ये सब ये काम कर सकते हैं। अंतरा व्यक्तिक बुद्धि उनकी होती है, अंतरा जो खुद के बारे में बहुत कुछ अध्ययन कर चुके हैं, आध्यात्मिक व्यक्ति जो होती है, साधु संत जो होते हैं, वो अंतरा व्यक्तिक बुद्धि में आते हैं। दोस्तों हमारा ऑप्शन यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। यस, सहज शिक्षा कक्षा में लड़कों के लिए एक शिक्षक की टिप्पणी, क्या कह रहे हैं वो, पुरुष बनो और लड़कियों की तरह व्यवहार मत करो, किसको बढ़ावा देगी। अब देखिए दोस्तों, एक क्वेश्चन यहाँ से ज़रूर आता है जिसमें एक वाक्य ऐसा कहा जाएगा जो जेंडर रूढ़िबद्धता को बढ़ावा देता है, और ये वाक्य भी यहाँ पर जेंडर रूढ़िबद्धता को बढ़ावा दे रहा है। तो किसको बढ़ावा दे रहा है, जेंडर रूढ़िबद्धता को। हम लोग इतनी बार क्वेश्चन कर चुके हैं कि इस पर विचार विमर्श करने की आवश्यकता नहीं होगी। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा कि जेंडर रूढ़िबद्धता को ये बढ़ावा देता है। तो दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। बच्चों के आकलन के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। अब देखिए दोस्तों, हम लोग पढ़ेंगे और जो गलत ऑप्शन है उसे यहाँ से कट करेंगे। मूल्यांकन का प्राथमिक उद्देश्य तुलना है। देखिए तुलना तो कभी करनी नहीं, ऑप्शन गलत है। आकलन का प्राथमिक उद्देश्य चिंता और भय उत्पन्न करना है, आप देख कर ही लगा सकते हैं। मूल्यांकन विभिन्न साधनों का उपयोग करके किया जाए, बिल्कुल पॉजिटिव पॉइंट है। मूल्यांकन में बच्चों द्वारा स्वमूल्यांकन शामिल नहीं होना चाहिए, तो ये तो बिल्कुल गलत बात है। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बिल्कुल सरल क्वेश्चन था। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। देखिए दोस्तों, हम लोग 15 क्वेश्चन, आधे क्वेश्चन लगा चुके हैं इस सीरीज़ के। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को जरूर लाइक कर दें। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन समावेशी शिक्षा की भावना का पालन नहीं करता है। अब देखिए समावेशी शिक्षा तो अच्छी बात है, और उसकी भावना का पालन नहीं कर रहा, मतलब है नेगेटिव पॉइंट बताना है, कौन सा नेगेटिव पॉइंट है। तो देखिए पहला विभेदित निर्देश। अब देखिए विभेदित निर्देश का मतलब ये है यहाँ पर कि बच्चों की आवश्यकताओं को जानना और उन्हें पूरा करना। तो ये तो बिल्कुल शिक्षा में सहायता करेगा, बिल्कुल है, समावेशी शिक्षा में तो पॉजिटिव है। सीखने के लिए सार्वभौमिक डिज़ाइन, यस बिल्कुल ज़रूरी है ये तो।
समावेश शिक्षा में बहुत सहायता करता है सार्वभौमिक डिज़ाइन। पृथकीकरण और नामीकरण, अब देखिए बच्चों का पृथकीकरण नामीकरण एक नेगेटिव पॉइंट है, जो कि यह इसका आंसर हो सकता है, क्योंकि नेगेटिव ही बताना था। सहयोगपूर्ण सीखना कभी हमारा इसका आंसर नहीं हो सकता, ये नेगेटिव नहीं पॉजिटिव है, तो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। वंचित पृष्ठभूमि के छात्रों वाली कक्षा में एक शिक्षक को किसके अनुभवों को साझा करने की अनुमति देनी चाहिए? चलिए दोस्तों ऑप्शन पढ़ते हैं, देखते हैं कौन सा ऑप्शन हमारा बिल्कुल पॉजिटिव है। सभी को अपने अनुभव कक्षा में लाने से हतोत्साहित करना चाहिए। अब देखिए हतोत्साहित तो नहीं करना चाहिए, डिस्करेज नहीं करना है। केवल प्रतिभाशाली समूह, अब देखिए केवल प्रतिभाशाली समूह में बच्चों को अपने अनुभव साझा करने की प्रोत्साहित है, देखिए ये तो बिल्कुल गलत है। केवल केवल वंचित समूहों से बच्चे, तो ये भी गलत है। अपने स्वयं के अनुभव साझा, सभी बच्चों को अपने अनुभव साझा करने की प्रोत्साहित करना, यस ऑप्शन नंबर 4 इज बिल्कुल राइट है, क्योंकि यही सबसे पॉजिटिव बात है और यही सही आंसर है क्वेश्चन का। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। दोस्तों बिल्कुल देखिए जितना दिखने में बड़ा लग रहा है उतना ही सरल है क्वेश्चन, चलिए सॉल्व करते हैं इसे। शारीरिक गतिक विकलांगता से जूझते छात्रों को समायोजित करने के लिए स्कूलों को पहुंच और बाधा मुक्त वातावरण सुविधा प्रदान करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए, जिसमें निम्नलिखित प्रावधान शामिल है। अब देखिए दोस्तों कैसे बच्चे हैं शारीरिक गतिक विकलांगता से जूझते हैं, ठीक, हमें इस बात को ध्यान रखना है। तो पहला है उनके लिए पहिया कुर्सी व्हील चेयर हो, बिल्कुल बात सही है, तो होनी चाहिए। वॉकर हो, बहुत सहायता मिलेगी। हैंड मतलब रेल के साथ रैंप, यस हैंड हो बिल्कुल रेल के साथ रैंप। उभरे हुए टाइल, अब देखिए उभरे हुए टाइल तो यहाँ बात नेगेटिव हो जाए कि उभरे हुए टाइल होंगे तो उनको चलने में दिक्कत होगी, उनको दिक्कत होगी। ब्रेल प्रणाली, अब देखिए यहाँ पर शारीरिक गतिक विकलांगता वाले बच्चे हैं तो ब्रेल प्रणाली तो का कोई इस्तेमाल नहीं यहाँ पर है, तो यहाँ पर केवल 3 चीज़ें ये हमें चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर जो 1 2 3 किसमें ऑप्शन नंबर 1 में है, 1 2 3 ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 19। निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम अक्षमता से जूझने वाले छात्रों की विशिष्ट पहचान की विशेषताएं हैं? अब देखिए दोस्तों अधिगम अक्षमता मतलब सीखने में कमज़ोर हैं, तो कौन सी चीज़ें हैं जो उनको बता रहे हैं विशिष्ट बच्चे? पढ़ने या शब्दों में रेखांकित, पढ़ने में शब्दों या रेखांक या पंक्तियों को छोड़ देते हैं, वर्तनी में गलती करते हैं, तो बात सही है, इससे तो अधिगम अक्षमता बिल्कुल होगी। 2 फीट की दूरी पर चीज़ें नहीं देख सकते हैं, अब देखिए अधिगम अक्षमता इससे रिलेटेड नहीं है कि अगर 2 फीट की दूरी के परे चीज़ें नहीं देख सकते हैं, तो ये तो शारीरिक अक्षमता है, अधिगम अक्षमता नहीं है। एक ही गति क्रिया बार बार करते हैं, अब देखिए ये देखिए ये है एक ही गति क्रिया बार बार करते हैं, तो ये अधिगम अक्षमता नहीं है। ये देखिए श्रव्य अक्षमता है, तो यहाँ पर देखिए ये भी गलत है, ये भी गलत है और ये भी गलत है, ऑप्शन नंबर ए ही सही है कि पढ़ने में शब्दों या पंक्तियों को छोड़ दे इसलिए वर्तनी गलती करते हैं, तो अधिगम अक्षमता ऑप्शन नंबर ए था राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। प्रतिभाशाली बच्चों के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? ठीक, प्रतिभाशाली बच्चों को किसी भी खास शैक्षणिक संशोधन की आवश्यकता नहीं होती, देखिए ये तो गलत है, बिल्कुल होती, सबको होती है। प्रतिभाशाली बच्चों को बार बार करने के लिए बहुत ही सरल नियमित कार्य दिए जाने चाहिए, अब देखिए ये भी गलत है, जब प्रतिभाशाली से सरल कार्य क्यों देने चाहिए वो भी बार बार, तो बिल्कुल गलत है। प्रतिभाशाली बच्चों में बहुत अधिक भावनात्मक परिपक्वता होती है, ऐसा कुछ भी जरूरी नहीं है, प्रतिभाशाली बच्चों में बहुत अधिक भावनात्मक परिपक्वता, तो ये तो बात नहीं सही है। अब एक ही ऑप्शन बचता है, प्रतिभाशाली बच्चों को सीखने की विशेष ज़रूरतें होती हैं, यस बिल्कुल, जिन्हें अक्सर कक्षाओं में नज़रअंदाज कर दिया जाता है, तो देखिए ये बात पूरी तरह से तो नहीं सही है, लेकिन हाँ इन ऑप्शन को अगर हम देखते हैं तो ये हमारा पॉजिटिव पॉइंट, क्योंकि सेम क्वेश्चन हम पहले लगा चुके हैं, तो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ सॉरी। चलिए दोस्तों माध्यमिक कक्षाओं में छात्रों की सक्रिय भागीदारी को किसके द्वारा बढ़ावा दिया जाना चाहिए? अब देखिए हम चाहते हैं कि हमारा जो मेरी क्लास है, हमारी क्लास में बच्चे सक्रिय रूप से भागीदार बने, तो इसके लिए हम देखिए सकारात्मक और नकारात्मक पुनर्बलन देंगे तो बच्चे बिल्कुल नहीं सक्रिय होंगे। निष्क्रिय श्रवण द्वारा नहीं, प्रतियोगिता को बढ़ावा देने से नहीं, पूछताछ और जांच की प्रक्रियाओं के माध्यम से, यस उन्हें पूछताछ के लिए प्रेरित करें, जांच के लिए प्रेरित करें, तो बिल्कुल बच्चे सक्रिय होंगे, ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। देखिए हम लोग दोस्तों ऑप्शन से ही अपना आंसर पता कर सकते हैं, भले आपको क्वेश्चन सही से पता हो या बहुत ज़्यादा उसकी नॉलेज ना भी हो, तो आप ऑप्शन पढ़कर भी इसके आंसर दे सकते हैं। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ, कथन और तर्क वाला क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं दोस्तों।
समकक्षियों से चर्चा व संवाद की शिक्षण शास्त्रीय पद्धतियाँ समस्या समाधान के कौशल के विकास में बाधा डालती हैं। अब देखिए, ये समकक्षियों से चर्चा, ये तो बहुत पॉजिटिव पॉइंट है, लेकिन उन्होंने क्या कह दिया कि बाधा डालती है विकास में। देखिए, ये तो बिल्कुल गलत बात हो गई। शुरुआत करी पॉजिटिव से, लेकिन अंत में इस कथन को उन्होंने कर दिया है गलत। तो पहला कथन तो गलत है। अधिगम की प्रक्रिया का स्वरूप व्यक्तिवादी है, ना कि सामाजिक। अब देखिए, अधिगम की प्रक्रिया का स्वरूप सामाजिक है दोस्तों, सामाजिक है, बिल्कुल व्यक्तिवादी नहीं है। कोई अपने आप से नहीं सीखता, बल्कि समाज की सहायता लेनी पड़ती है। तो यार दोनों ही ऑप्शन गलत है, यानी कि कथन भी गलत है और तर्क तो गलत है ही। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर 4 इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर 4 ए और आर दोनों गलत हैं। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23। एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों को किस प्रकार के लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए? कैसे लक्ष्य वो निर्धारित करें? तो प्रदर्शन उन्मुख, केवल शो ऑफ के लिए, परफॉर्मेंस, विफलता को स्वीकार करने वाले नहीं, असफलता से बचने वाले नहीं। देखिए, मास्टरी ओरिएंटेड। कैसे? मास्टरी ओरिएंटेड, यानी महारत उन्मुख वाले लक्ष्य ही निर्धारित करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल पॉजिटिव है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ दोस्तों। एक व्यक्ति की धारणाएं उसके सीखने पर एक महत्वपूर्ण प्रभाव डालती हैं। बिल्कुल सही बात है। जैसी व्यक्ति की धारणाएं वैसे उसके सीखने पर प्रभाव पड़ता है। निम्नलिखित में से कौन सी धारणा सीखने पर एक सकारात्मक प्रभाव डालेगी? अब देखिए, हम लोग पॉइंट पढ़ेंगे, ऑप्शन पढ़ेंगे, जो पॉजिटिव रहेगा वही हमारा आंसर होगा। मुझ में जन्मजात कोई क्षमताएं मौजूद नहीं, ये तो एक बहाना है और ये एक निगेटिव पॉइंट है। सॉरी, ये एक निगेटिव पॉइंट है। शिक्षक हमेशा कठिन प्रश्न पत्र बनाते हैं, ये भी एक निगेटिव पॉइंट है, इसका आंसर नहीं हो सकता। अच्छे या बुरे अंक लाना हमारे अपने प्रयास पर निर्भर करता है, यस, ये तो पॉजिटिव बात है। भूगोल शास्त्र में मेरे कभी भी अच्छे अंक नहीं आए और मेरे प्रयास करने पर भी इसमें अच्छे अंक नहीं आ पाएंगे। अब देखिए दोस्तों, ये भी नेगेटिव है, यानी तीनों गलत हैं। फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। संरचनावाद का सिद्धांत है कंस्ट्रक्टिविज्म एज अ थ्योरी सीखने में। अब देखिए, जो संरचनावाद है सीखने में अधिगमकर्ता की भूमिका को महत्वपूर्ण मानता है, बिल्कुल, जिससे वह संसार के बारे में खुद ही समझ बनाते हैं। बिल्कुल पॉजिटिव बात है और बिल्कुल सही बात है। संरचनावाद की बिल्कुल सही डेफिनेशन है ये। जानकारी के स्मरण व उसके प्रत्यास्मरण की परीक्षा पर जोर देता है। अब देखिए, तो गलत है। शिक्षिका के प्रभुत्व की भूमिका पर जोर देता है। कोई भी सिद्धांत शिक्षिका के प्रभुत्व पर वो जोर नहीं देता दोस्तों। ऑप्शन नंबर 3 गलत हो जाएगा। निष्क्रिय अनुकरण की, देखिए दोस्तों, यहाँ ऑप्शन पढ़कर ही आप सही आंसर पता कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। बच्चे निम्न में से किस आधार पर अगले ज्ञान का निर्माण करते हैं? चिल्ड्रन कंस्ट्रक्ट फर्दर नॉलेज ऑन द बेसिस ऑफ। अब देखिए, जो उनके लिए अप्रासंगिक कैसे हो सकता है? देखिए, अप्रासंगिक है, इररिलेवेंट है, तो उसके अगले ज्ञान को कैसे, अगले ज्ञान में कैसे यूज़ करेगा? तो ये तो गलत है। जो पहले समझते हैं, यस, ये तो बात बिल्कुल सही है इस क्वेश्चन के हिसाब से। जो उनके लिए अज्ञात है तो उसका कैसे निर्माण करेगा? जो उनके वर्तमान संज्ञानात्मक स्तर से बहुत परे, तो ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर 20 द राइट आंसर, कि जो पहले से जानता है उसके ही बारे में आगे ज्ञान निर्माण करेगा। तो ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। संज्ञान व संवेग के बारे में कौन सा कथन सही है? अब देखिए दोस्तों, संज्ञान और संवेग बिल्कुल एक दूसरे से रिलेटेड है, ठीक है। तो ये बिल्कुल आपको याद रखना है ये बात, क्योंकि ये क्वेश्चन इसी तरह आएगा और आपको जवाब देना है। संज्ञान व संवेग प्रक्रिया दूसरे स्वतंत्र नहीं है। संज्ञान व संवेग एक दूसरे से गुधे हुए हैं, वह एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। पॉजिटिव बात है ये। संज्ञान संवेग पर प्रभाव डालता है, परंतु संवेगों का संज्ञान पर, देखिए ऐसा कुछ नहीं, दोनों एक दूसरे पर डिपेंड है। ये तो गलत हो गया। संवेग संज्ञान पर प्रभाव डालते हैं परंतु संवेगों का, देखिए ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर 20 द राइट आंसर हो जाएगा इसका, कि संज्ञान व संवेग एक दूसरे से गुधे हुए हैं, एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। चलिए दोस्तों, बढ़ते क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। किन शैक्षिक प्रणालियों द्वारा छात्रों में सार्थक अधिगम को प्रोत्साहित नहीं किया जा सकता? अब देखिए, निगेटिव पॉइंट यहाँ हमें बताना है, जो ऑप्शन निगेटिव होगा। अन्वेषण और प्रयोग से तो बिल्कुल हम कर सकते हैं, तो पॉजिटिव है। अधिसंज्ञानात्मक कौशलों का विकास, बिल्कुल देखिए। चर्चा और बहस, पॉजिटिव पॉइंट है। निष्क्रिय सुनने कौशल, देखिए ये निगेटिव पॉइंट और यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ।
विद्यार्थियों द्वारा निर्मित भ्रांतियों को निपटाने के लिए रचनात्मक दृष्टिकोण क्या सुझाव देता है। अब देखिए बच्चे को कन्फ्यूज़न हो गई तो इसको कैसे निपटाया जाए, क्या सुझाव देना चाहिए। उन्हें अनदेखा कर देना चाहिए, तो नेगेटिव है कि नहीं, बिल्कुल गलत है। उन्हें निष्क्रिय रटने के लिए बहुत सारी विषय वस्तु देनी चाहिए, ये तो बिल्कुल गलत बात हो गई। विद्यार्थियों को सुझाव देनी चाहिए, देखिए हम ऑप्शन पढ़कर ही अपना आंसर निकाल सकते हैं, यानी ऑप्शन नंबर 4 ही इसका सही होगा कि भ्रांतियों के प्रत्युत्तर हेतु चर्चा के मौके मुहैया करवाने चाहिए। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। दोस्तों जैसा कि हम हर वीडियो का लास्ट क्वेश्चन आपको होमवर्क के रूप में देते हैं, तो आज का ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है, इंग्लिश वाले देख लें, और ये है हिंदी वाले। चलिए दोस्तों, अब समय है जो हमने लास्ट प्रैक्टिस सीरीज 7 में जो आपको होमवर्क दिया था उसका आंसर बताने का। तो देखिए दोस्तों, ये था हमारा क्वेश्चन कि शिक्षकों को छात्रों को अपने विश्वास से अवगत कराना चाहिए कि जो क्षमता है वो क्या है, अनियंत्रित है, अनकंट्रोलेबल है। तो देखिए तो बिल्कुल गलत है, क्षमता जो है निश्चित है, नहीं, क्षमता हमेशा इंक्रीमेंटल है, यानी कि वृद्धिशील है। क्षमता हमेशा एक वृद्धिशील चीज़ है जो हमेशा बढ़ती रहती है, पूरी तरह से बाहरी कारकों पर निर्भर है। तो ये तो बिल्कुल गलत है, तो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जो आज हमने होमवर्क दिया है आपको, उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सभी को नमस्कार।